हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का वो पार्ट जिसमें हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट्स और पढ़ते हैं जो हमारे चार्टर एक्ट्स हैं उनको। ठीक है, तो जैसा आपको सामने पहले स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि हम पहले देखने वाले हैं 17 और 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, इनको अलग अलग चीज़ें कह के प्रोनाउंस किया जाता है। जो 73 में आया उसको बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो उसमें क्या था देख लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ क्या थी इसमें, इंपॉर्टेंट क्या था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम था। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, उसको नियंत्रित और नियमित करने के लिए ये पहला कदम उठाया गया था, यानी कि 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, मतलब अब क्या था कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे, मतलब पहले क्या था, पहले सिर्फ वो व्यापार करती थी, है ना, उसका उद्देश्य पहले केवल व्यापार करना था। लेकिन अब 1773 के एक्ट के द्वारा, ठीक है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य हैं कंपनी के, उनको भी मान्यता दी गई। क्यों दी गई? बिकॉज आपको पता ही होगा, जो 1757 की पलासी की लड़ाई हुई और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, तो अब क्या था कि अब जो कंपनी थी वो किस में घुस गई, वो राजनीति में भी घुस गई, प्रशासनिक कार्यों में भी घुस गई, है ना, मतलब कि उसमें भी वो अपना उन्होंने हस्तक्षेप किया। तो पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता देने वाला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर क्या था, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई इसी के तहत। अब इस एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले क्या होता था, पहले केवल गवर्नर बोला जाता था, लेकिन अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब गवर्नर जनरल कह के बुलाया जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और मुंबई और मद्रास, ठीक है, मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल हैं, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब कि अब जो सुप्रीम पावर हो गई वो हो गई बंगाल के गवर्नर जनरल की, और जो मुंबई और मद्रास हैं वो इसके अधीन हो गए। ठीक है, यही मतलब है ना इसका। अब इसके द्वारा, मतलब इस एक्ट के द्वारा जो पहला गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, हम अभी तक तो गवर्नर होते थे, लेकिन अब तो गवर्नर जनरल बनने लगा, है ना। तो अब जो पहला बना वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल के समय 4 सदस्यों की नियुक्ति होती थी। ठीक है ना, अब क्यों थी? ताकि जो गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में हेल्प कर पाएँ, सहायता कर पाएँ, तो इन्होंने 4 सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी। ठीक है, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। और क्या इंपॉर्टेंट हुआ, कलकत्ता में 1774 यानी कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, ठीक है, बना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना, अब 1773 के यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय बना कलकत्ता में, जिसका एक न्यायाधीश था मेन और बाकी 3 उसके अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था वो थे सर एलिजा इम्पे, और जो 3 अन्य थे उनके नाम थे चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, जो इम्पे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जो चैम्बर में बैठते थे। अब देखिए आपको याद कैसे करना है कि पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो थे एलिजा इम्पे, ठीक है, और बाकी जो चैम्बर्स में बैठ रहे थे वो कौन थे? तो चैम्बर, लिमिस्टर, हाइड। ठीक है, जो हाइड ना हो सके चैम्बर्स में वो बैठते थे लेमिस्टर के साथ। चैम्बर में जो हाइड ना हो सके, ठीक है, चैम्बर में हाइड होकर लिमिस्टर बैठते थे। ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 बैठते थे। फिर क्या था, कंपनी के निजी व्यापार और उपहार और रिश्वत पे प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी मतलब अब निजी व्यापार नहीं कर सकती थी, साथ ही वो जो भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेते थे उसको भी कंट्रोल कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। मतलब कि अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से वो कंपनी के जो कार्य हैं उसको वो नियंत्रित कर सकती थी, और साथ ही जो राजस्व यानी रेवेन्यू के मामले होते थे, या जो नागरिक मामले होते थे, ठीक है, और या जो सैन्य मामले थे, इनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। मतलब कि जब ये कर दिया गया कि मतलब आपको इन सब चीज़ों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को आपको रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी,
ऐसा कर दिया गया। और कंट्रोल किसके द्वारा किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। फिर देखिए, फिर आता है आपका 1781 का, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये ध्यान रखिएगा, जो 1773 का एक्ट है उसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन जब हम बात करते हैं 1781 की तो उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, इस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया। मतलब इसमें क्या किया गया, इसमें जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी ना, जब भी कोई एक्ट बनता है, वो पहला रेगुलेटिंग एक्ट, वो पहला एक्ट था भारत में, तो उसमें जो कमियां रह गई थी उसको 1781 के एक्ट के द्वारा दूर किया गया, ठीक है। जो भी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उसको दूर किया गया। दूसरा क्या था, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब कि अभी तक तो क्या था, 1773 के एक्ट के द्वारा मैंने आपको बताया कि अब बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहलाएगा, प्लस वो आपका बम्बई यानी मुंबई और आपका मद्रास के लिए भी अब उसको, मतलब उसके गवर्नर्स को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। साथ ही फिर 1781 में ये कर दिया गया कि अब बंगाल का जो सबकी सरकार है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो बिहार और उड़ीसा के लिए भी जो नियम है, जो विधि है, जो कानून है, जो लॉ है, वो बनाएगा, ठीक है। ये किसकी बात करें, 1781 की एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। अब आता है उसके बाद, इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब देख लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, दोहरा प्रशासन यहीं से प्रारंभ होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अब दोहरा प्रशासन कैसे, कि अब दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है। एक कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक मामलों, व्यापार के मामले देखेंगे, और दूसरा हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है। एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या करेंगे, व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करेंगे, उनको देखेंगे। और जो राजनीतिक मामले हैं ना, जिसमें प्रशासन आ जाता है, जिसमें राज्य करने वाली बात आ जाती है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथों में आ गया। तो अगर दोहरा प्रशासन की बात की जाए तो 1784 से शुरू होगा, ठीक है। फिर 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम देखते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने कैसा नाम देखा, अभी तक हमने देखा कि 1773 को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को बोलेंगे, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को बोलेंगे। लेकिन अब जो नाम आएंगे वो, अब इनके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम आएगा, ठीक है। नाम चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इस एक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही याद करने वाली है कि अब तक जो वेतन मिलते थे, ठीक है, कंपनी के अधिकारियों को, वो भारतीय राजस्व से नहीं मिलते थे। लेकिन 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि जो नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो बोर्ड बनाया गया ना, उनके सदस्यों को पहले तो वो ब्रिटिश सरकार पे करती थी, अब कौन पे करेगा, अब भारतीय राजस्व जो आता था ना उससे ही इनको वेतन और जो उनके बाकी खर्चे हैं वो दिए जाएंगे। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। मतलब कंपनी को 20 वर्ष और दे दिया गया, ठीक है। जो उसका अधिकार पत्र था वो 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया गया। अब इसके द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है ना, मतलब कि वो वही बस यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, पहले केवल कंपनी को अधिकार था, अब वो छीन लिया गया। परंतु उसे चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त था। मतलब कि ये था, पहले भारत में केवल कंपनी के लोग ही व्यापार कर सकते थे, लेकिन जो ऐसे आते हैं ना फ्रीलांस करके व्यापार करते हैं, जो मतलब खुद के तौर पे लोग आ रहे हैं, अब वो भी 1813 के चार्टर के तहत वो भी व्यापार भारत में कर सकते थे। लेकिन इसके साथ नियम ये था कि चीन और जो पूर्वी देश थे उसके साथ जो चाय का व्यापार था वहाँ पे अभी भी कंपनी का ही एकाधिकार 20 वर्षों तक और रहने वाला था, ठीक है। फिर देखिए, सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। मतलब यही मैंने आपको ऊपर बताया ना कि अब क्या, जो भी ब्रिटिशर्स था वो भारत में आके व्यापार कर सकता था। पहले केवल कंपनी कर सकती थी, लेकिन 1813 के बाद सिर्फ कंपनी नहीं कर सकती, बाकी भी कर सकते हैं। सिर्फ कंपनी अब कहाँ करेगी, चीन और पूर्वी देशों के साथ, वो भी चाय का, ठीक है। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कंपनी को व्यापार करने का अधिकार ही समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है जो एकाधिकार है ना मतलब वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि पहले क्या था, पहले था कि जो कंपनी चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार कर सकती है पहले 20 वर्षों के लिए, लेकिन जब 1833 का अधिनियम आया तो इसके तहत था कि नहीं, अब इनके पूर्णतः जो व्यापारिक अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाएं, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी क्या करेगी, प्रशासन करेगी, और जो वो एक अधिकार चाइना के साथ था, पूर्वी देशों के साथ था, वो समाप्त कर दिया गया। कंपनी का काम मात्र शासन करना रह गया, ठीक है। अब क्या था कि कंपनी जो बाहर के ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, बाहर के जो ब्रिटिश नागरिक आ रहे हैं, वो अब यहाँ के व्यापार कर सकते थे, लेकिन कंपनी अब यहाँ व्यापार नहीं करेगी 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अब यहाँ वो क्या करेगी, अब वो केवल यहाँ पे शासन व्यवस्था देखेगी, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसके अधीन मुंबई और मद्रास रखा गया, बाद में उड़ीसा और बिहार रखा गया, अब पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत वो अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। बम्बई और मद्रास परिषदों की विधि निर्माण शक्ति समाप्त कर दी गई। जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर्स को जो मतलब परिषद निर्माण करने की शक्ति थी, वो अब इस चार्टर के द्वारा समाप्त कर दी गई, ठीक है। अब कौन करेगा, अब भारत का गवर्नर जनरल उनके लिए भी परिषद का निर्माण करेगा। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य शामिल हुआ, ठीक है। अब ये एक विधि सदस्य शामिल हुआ, ठीक है, और वो गवर्नर जनरल की परिषद का चौथा सदस्य था, जो अब विधि के मतलब जो नियम कानून बनेंगे उन पे एडवाइस देने के लिए गवर्नर जनरल को वो शामिल किया गया। 1833 के द्वारा ही दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित किया। विधि विरुद्ध का मतलब ये होता है कि जो दास प्रथा है ना, वो लॉ के हिसाब से गलत है, ठीक है। तो अब इसी के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो दास प्रथा है उसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया, और 1843 में इसका उन्मूलन पूर्णतः कर दिया गया। मतलब 1833 में तो इसको बताया गया कि नहीं, ये तो भाई लॉफुली ये सही नहीं है, दास प्रथा सही नहीं है, और 1843 में इसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया। इस जो 1833 का एक्ट मतलब अधिनियम था, उसका एक क्या कह सकते हैं कि उसकी एक धारा थी, है ना। 1833 के एक्ट की एक धारा थी 87 यानी कि 87, ठीक है। उसके तहत अब कंपनी का जो पद धारण करना है, ठीक है, ये 87 क्या है, धारा है। 1833 की जो धारा है 87, उसके तहत अब कंपनी का पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। पहले क्या था कि ये जन्म स्थान, मूल, रंग ये सब देख के पद देते थे, लेकिन 1833 के द्वारा ये कर दिया गया कि नहीं भाई, जो इसकी जो धारा थी 87, इसके द्वारा ये कर दिया गया कि अब ऐसा नहीं होगा। अब आप कहीं पैदा हुए हो, किसी भी मूल वंश के हो, किसी भी रंग के हो सॉरी, अब आप कंपनी के पद अगर आप योग्य हैं, ठीक है, अगर आप उनके क्राइटेरियाज पे खरे उतरते हैं, तो अब आप उस पद को धारण कर सकते हैं। फिर क्या था, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधी संपूर्ण अधिकार, साथ ही अब गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब कि अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, जिसमें 4 सदस्य थे, एक तो विधि वाला शामिल किया गया। अब जो जितने रेवेन्यू संबंधी अधिकार थे, अब गवर्नर जनरल ही उनको बनाएगा और पूरे देश के लिए एक बजट तैयार करेगा। कौन, जिसको पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, अब वही पूरे देश के लिए एक बजट तैयार करेगा, ठीक है। फिर लास्ट क्या है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इसके लिए विधि आयोग की व्यवस्था की गई, और जो विधि आयोग बना वो किसकी अध्यक्षता में बना, लॉर्ड मैकाले, क्योंकि यही वो चौथे इंसान थे, विधि सदस्य थे, जो गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हुए, और ये भारत का पहला विधि आयोग था, ठीक है, जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना, और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, और इसके लिए ही विधि आयोग की व्यवस्था की गई, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो अब तक हमने 1833 तक का चार्टर एक्ट देखा है, आगे हम 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मेरी पेंसिल बंद हो गई, तो मैं आगे आपको और पढ़ा नहीं पाऊंगी, क्योंकि फिर समझा नहीं पाऊंगी। तो फिर मिलते हैं, आपकी जो भी क्वेरी मुझे टेलीग्राम और मेल कर दीजिएगा। सी यू देन, टेक केयर, बाय।